हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगत डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा जो सीरीज चल रहा है महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, और ये दोस्तों आपके टेस्ट सीरीज है जो आपके ऐप पर अवेलेबल है। और कल किसी कारणवश टेक्निकल कोई कारण हो गया था, इस वजह से कल की क्लासें हो नहीं पाई थी। तो कल वाला जो सीरीज है, जो टेस्ट का सॉल्यूशन, वो आपको आज मिल रहा है। तो आ जाइए दोस्तों, तीसरे नंबर टेस्ट सॉल्यूशन है। जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में और इसे जय हिंद लिखें, प्रश्न पढ़े तथा इसका उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए आ जाइए, देखते हैं कौन कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ तो दोस्तों आ जाइए, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री थे। अब लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, ये प्रश्न है हमसे। ऑप्शन दिए हैं कि भैया भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए थे, आपके लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। फिर दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम के लिए अयूब खान के साथ ताशकंद का समझौता किया। बिल्कुल ठीक है। तो ताशकंद के समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे, आपके लाल बहादुर जी ने, ठीक है, शास्त्री जी ने। और पाकिस्तान के अयूब खान ने युद्ध विराम के लिए क्या किया था भैया, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो बिल्कुल ये भी आपके एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे तीसरे की ओर। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस, तो इंडिया के मैन ऑफ पीस किसे कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। तो बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों देखा जाए यदि, तो ए ऑप्शन सही हो गया, बी सही हो गया और सी सही हो गया। तो डी तो अपने आप ही करेक्ट होगा कि ये सभी सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़े। सौरभ नेगी, ऑल, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, जय हिंद। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। ताशकंद के समझौते में दोस्तों अयूब खान के साथ पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध विराम किया था, उस युद्ध विराम के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। किन्होंने किए थे, लाल बहादुर जी शास्त्री ने। और इनको मैन ऑफ पीस कहा जाता है, इंडिया का मैन ऑफ पीस है ना। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हो गए, और तीनों जब सही होंगे तो चौथा हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पर डी का उत्तर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न दूसरा देखिए, इसमें कहा गया है कि आधुनिक इंडो आर्यन भाषाएं एक प्राचीन भाषा पर आधारित है जिसे कहा जाता है। तो वर्तमान में जो इंडो आर्यन भाषाएं हैं वो किस भाषा पर आधारित है, ये पूछा है। ठीक है। तो प्राचीन वह कौन सी भाषा है निम्न में से जिस पर आधुनिक इंडो आर्यन भाषाएं आपके आधारित है। ठीक है। तो ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ एवं तमिल। ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से प्रश्नों को समझे और उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है। आप बाकी आप सभी ने दिया तो होगा ही एग्जाम को, टेस्ट सीरीज में। ठीक है। सॉल्यूशन वहाँ पर भी है, उसमें भी कोई समस्या नहीं, पर व्याख्या नहीं है वहाँ पर। ठीक है। डायरेक्ट आपके सामने आंसर आ जाता है, आपका पूरा रिजल्ट बनकर तैयार होकर सामने आ जाता है आपके। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दूसरा पढ़ लिया। ओहो, काफ़ी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सिक्कर आला जाट, रावल सिंह, दुर्ग सिंह राठौड़, सौरभ नेगी। आंसर दिया है बी, संस्कृत, सिक्कर आला जाट। एग्जाम कराओगे नहीं गुरु जी, अरे रावल सा कराओ हैंग कराओ टेस्ट, एग्जाम हो जाए थोड़ा, राम राम। चलिए भैया, तो आंसर भी आ रहा सौरभ नेगी। ठीक है, ओके, बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि आधुनिक इंडो आर्यन भाषाएं वह है जो एक प्राचीन भाषा पर आधारित हो। किस भाषा पर आधारित हो जाएगी भैया, ये आपके संस्कृत भाषा पर आधारित हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला सवाल क्या होगा हमारे लिए। अगला सवाल है तीसरा सवाल क्या है भैया,
भारत में शीत ऋतु की अवधि है। ठीक है, क्या पूछा गया? भारत में शीत ऋतु की अवधि। अब भैया शीत ऋतु की अवधि कैसे होती है, यानी कि सर्दियों कौन कौन से महीने में पड़ती है, ये पूछा है। तो मार्च और जून देखा जाए दोस्तों, तो मार्च में आपकी गर्मियाँ धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है होली के बाद में। ठीक है, तो गर्मियाँ जब यहाँ से स्टार्ट होती है, जून में भी काफ़ी अधिक रूप से गर्मी पड़ती है। फिर जून से सितंबर देखा जाए तो दोस्तों, जून से सितंबर तक भी गर्मियों का माहौल रहता है। हालांकि बारिश भी होती रहती है इस महीनों में, परंतु फिर भी गर्मियाँ तो रहती है। ऋतु कौन सी कहलाएगी? वो आपके ये गर्मियाँ ही कहलाएगी। सी ऑप्शन देखिए, सितंबर से दिसंबर। हाँ, स्टार्ट जरूर होती है नॉर्मली नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है आपकी सर्दियाँ, परंतु डी ऑप्शन देखेंगे कि दिसंबर से फरवरी। तो अधिक रूप से देखा जाए तो हम जैसे देखते हैं कि गर्मियों का जो ऋतु है वो किस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, तो हम कह देते हैं कि अपने जून जुलाई में। ठीक है, मई जून जुलाई ये 3 महीने ऐसे होते हैं कि गर्मी बहुत अधिक रूप से पड़ती है। और यहाँ पर भी सर्दी देखा जाए तो दिसंबर से फरवरी तक बहुत अधिक रूप से पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। देखते हैं किन्होंने हमारे ऑप्शन को करेक्ट किया है, और लास्ट में ये देखेंगे कि किन के 15 में से 15 करेक्ट हुए। चलिए, डी ऑप्शन दिया सभी ने। सौरभ नेगी, डूंगर सिंह, सिकराड़ा, जाट। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो सर्दियां दिसंबर से फरवरी, याद रखना। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर, आधुनिक फुटबॉल खेल का निर्माता देश। अब देखिए, आधुनिक फुटबॉल खेल पूछा, ना कि फुटबॉल। हालांकि फुटबॉल का यदि हमसे पूछे कि फुटबॉल का निर्माता देश या फुटबॉल की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो वो जापान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? जापान से। एक कमरे में नॉर्मल से खेला जा रहा था फुटबॉल, फिर उसको धीरे धीरे देखा गया तो आधुनिक रूप से फुटबॉल स्टार्ट हुई। और ये आधुनिक रूप से फुटबॉल कहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो ये आपसे पूछा गया सवाल है। और 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 देशों के नाम हैं। इन देशों में से एक देश जो है वो आधुनिक फुटबॉल का निर्माता देश कहलाता है। फटाफट कमेंट कर दीजिए। ABCD 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस और स्पेन। ठीक है, 4 ऑप्शन है। सौरभ नेगी, सिकराड़ा, जाट, डूंगर सिंह, डी आंसर और सी आंसर आ रहे हैं सभी के। किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। पर यहाँ पर सवाल क्या पूछा दोस्तों? स्पेन से तो कोई मतलब ही नहीं है, फुटबॉल स्पेन का कोई कनेक्शन ही नहीं है इतना खास। ठीक है, और भारत का भी इतना कोई खास कनेक्शन नहीं है। फ्रांस का जरूर है, फीफा जरूर होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो इंग्लैंड जो है दोस्तों, वो आधुनिक फुटबॉल खेल का निर्माता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि आधुनिक फुटबॉल खेल का निर्माता कौन सा देश है, तो आधुनिक फुटबॉल खेल का निर्माता देश हो जाएगा हमारा इंग्लैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। प्रश्न 5, किरण बेदी है। अब किरण बेदी क्या है? ठीक है, किरण बेदी नाम से देखेंगे तो हमें भारतीय मूल के मिल जाएंगे, हाँ ये भारत के ही हैं। ठीक है, अब देखेंगे किरण बेदी क्या है? पहली महिला IAS अधिकारी, या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहली महिला कलेक्टर। तो नहीं, ये नहीं होगा। पहली महिला IPS अधिकारी, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, ये होता है आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और ये होता है आपके इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तो किरण बेदी पहली महिला IAS है, या पहली महिला IPS है, या प्रथम महिला अधिवक्ता है, या पहली महिला जज है। 4 ऑप्शन दिया है। बहुत ही इजी सवाल है और आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आंसर क्या आया है भैया? IPS। वेरी गुड, IPS बी आंसर आ रहा है सभी का। चलिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो किरण बेदी जी आपके IPS थी, है ना? ये लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। 5 प्रश्न हो चुके हैं, 10 प्रश्न बाकी हैं। 10 में से देखिए
प्रश्न संख्या 6 है, मिल्खा सिंह 1960 में ओलंपिक एथलेटिक्स में कौन से स्थान पर रहे? ठीक है, तो मिल्खा सिंह रनिंग से संबंधित है। कौन से रनिंग से संबंधित है भैया? 400 मीटर की रनिंग से संबंधित है। ठीक है, आपके आर्मी में 1600 मीटर होती है और इनके 400 मीटर थी। ठीक है, तो ओलंपिक में 400 मीटर रेसिंग से संबंधित कौन थे? मिल्खा सिंह जी थे। इन्होंने पहला स्वर्ण पदक 1958 में हासिल किया था। ठीक है, परंतु उसके बाद 1960 में देखा जाए दोस्तों तो आपके इनका स्थान पूछा इसमें कि 1960 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें मिल्खा सिंह जी का स्थान कौन सा था? ठीक है, कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट देखते हैं। 400 मीटर, ठीक है, आईपीएस बी आंसर दिया है। 400 मीटर फाइनल में दूसरे नहीं, लगभग सभी का बी आंसर आ रहा है। बी आंसर सही नहीं है दोस्तों, थोड़ा सोचिए समझिए और फिर इसको उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, आ जाइए। तो कहाँ थे भैया आप सभी? कमेंट कहाँ थे? हाँ दोस्तों, देखते हैं। ए आंसर दिया। अरे शिखर भाई, ऐसा थोड़ी आएगा गुरु जी, थे बताओ। नहीं आ रहा। अरे आ जाएगा, आएगा क्यों नहीं। देखिए, मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक। ठीक है, रोम ओलंपिक में दोस्तों मिल्खा सिंह जी जो थे, पूरी दुनिया को यही था, कंफर्म था कि गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह जी का होगा। परंतु हुआ क्या कि मिल्खा सिंह जी आपके 400 मीटर के फाइनल में चौथे स्थान पर पहुंचे थे, ना कि तीसरे। यदि तीसरे स्थान पर पहुंचते तो भी इनको पदक मिल जाता, दूसरे पर पहुंचते तो भी मिल जाता, परंतु पहुंचे नहीं। ठीक है, कुछ ही सेकंडों का फासला रहा और ये चौथे स्थान पर पहुंच गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। देखते हैं अगला सवाल। 7वां, कथकली मोहिनी अट्टयम प्रसिद्ध नृत्य कहाँ के है भैया? अच्छा सवाल है। ठीक है, कला संस्कृति से संबंधित। कमेंट कर दीजिए फटाफट। मोहिनी अट्टयम और कथकली। दुर्ग सिंह, सौरभ नेगी, किशन सिंह, सिकराला जाट, सौरभ नेगी। ये आंसर दिया है 7वें में सौरभ नेगी ने। प्रश्न 7वां देखते हैं। तो पूछा गया कथकली मोहिनी अट्टयम प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य के हैं? ये पूछा कि कौन से राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो लाधु, किशन सिंह,
सौरभ नेगी। सभी का आंसर क्या है भैया? केरल। सभी ने आंसर दिया है केरल, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई समस्या नहीं की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध नृत्य है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 8। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? किस अभयारण्य में पाया जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ये प्रश्न पूछा है आपसे। तो देखते हैं। रणथंभौर ए ऑप्शन, बी में दिया है दाचिग्राम, सी में दिया है जोधपुर और डी में दिया है काजीरंगा उद्यान। 4 ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क है जो प्रचलित है या प्रसिद्ध है। आंसर क्या आ रहा है? काजीरंगा। डी ऑप्शन दिया है 8वें में दुर्ग सिंह, सौरभ नेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। जंगली गधों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये भी सवाल आता है। तो जंगली गधों के लिए आपका गुजरात प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, 9वां, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। अब प्रश्न क्या पूछा है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्या है? देहरादून, नई दिल्ली, वेलिंगटन, खड़गवासला। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक हमेशा करेक्ट होगा, आप सभी को पता है। प्रश्न नंबर 9 है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अब दोस्तों, इस प्रकार के जब भी सवाल आए, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो उसका इंग्लिश में अनुवाद करें, क्योंकि आपने जितनी भी बार पढ़ा होगा तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। अब क्या सवाल पूछा? राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, रक्षा यानी कि डिफेंस, अकादमी यानी कि एकेडमी, ठीक है, NDA। अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखते हैं, आंसर आ गया ए दिया है, पर ए सही आंसर नहीं है। NDA कहाँ स्थित है? हाँ, लाधू जी, सही आंसर। खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ पर है दोस्तों? पुणे, ठीक है। तो NDA आपके स्थित है महाराष्ट्र, खड़गवासला महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। जब भी इस प्रकार का सवाल आए, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है, जैसे बॉटनिकल पार्क हो गया, ठीक है, या आपसे सवाल फॉन्सिल पार्क हो गए, या आपसे कुछ ऐसे सवाल जैसे NDA का हो गया, ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन, गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसे ये हो गया आपके सेल हो गया, भेल हो गया, या आपके ONGC हो गया। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो आपको शॉर्ट फॉर्म निकालने उसकी। जब भी है राष्ट्रीय का नेशनल, रक्षा यानी डिफेंस, अकादमी यानी कि एकेडमी। तो NDA कहाँ पर है? खड़गवासला, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब जैसे ONGC का क्या आता है? प्राकृतिक गैस एवं क्या होता है? तेल, प्राकृतिक ऑयल एंड नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस एवं तेल को क्या कहते हैं? वहाँ इंग्लिश में ऑयल को तेल हो गया, हिंदी में तेल हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 10वां, जूल्स रिमेट ट्रॉफी किस खेल से? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये पूछा जाता है और ये कंफ्यूजन भी डालता है, ठीक है ना। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये सच में कोई किसी खेल से संबंधित है या नहीं है। ये एक ट्रॉफी है दोस्तों, जैसे IPL होता है इसी प्रकार से जूल्स रिमेट होता है। इस टूर्नामेंट में आपके क्या होता है भैया? फुटबॉल खेली जाती है, या बास्केटबॉल खेली जाती है, या हॉकी खेली जाती है, या गोल्फ खेला जाता है। 4 ऑप्शन दिए, कमेंट कीजिएगा दोस्तों फटाफट। गोल्फ, आरू चौधरी जुड़ चुके हैं। किशन सिंह पुणे, ठीक दिया था, सही करेक्ट आंसर था। धर्मेंद्र सिसोदिया MH पुणे, ओके। इसका आंसर दीजिए भैया, जूल्स रिमेट ट्रॉफी।
ठीक है, किससे संबंधित है? फुटबॉल। किशन सिंह ऑप्शन बी दिया है और सौरभ नेगी ने डी दिया है। तो किशन सिंह ने थोड़ा सोच विचार के आंसर दिया, परंतु बिल्कुल सही आंसर दिया। तो जूल्स रिमेट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है भैया? आपके फुटबॉल से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जिनको याद नहीं है भैया हाथों हाथ नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सवाल देखिएगा दोस्तों अगला। आमतौर पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? अच्छा सवाल है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है, ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 11 है। 3, 4, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और डी में दिया हुआ कोई निश्चित अंतराल नहीं है, कभी भी करवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ आप सभी के सामने, कमेंट कीजिए। 11 में 4 आंसर दिया है किशन सिंह ने, आरू चौधरी ने भी 4 दिए हैं, लादू सिंह ने भी 4 दिए हैं, सौरभ नेगी, धर्मेंद्र सिसोदिया 4 वर्ष। सभी का आंसर क्या आएगा भैया? 4 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ईमानदारी से आप अपना रिजल्ट खुद निकाल देना कि आपको इस टेस्ट से कितने नंबर आए थे। ठीक है ना, 4 सवाल और बचेंगे, वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है ना, 4 वर्ष, ये तो लगभग सभी का करेक्ट हुआ। तो इसमें मतलब ये आपका 2 नंबर तो जुड़ गया, कोई समस्या नहीं। 11वां प्रश्न, आमतौर पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? भारत में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल पर। अगला देखिए 12वां, सुश्री मेधा पाटकर के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो कुछ आंदोलन है, उन आंदोलनों से संबंधित मेधा पाटकर जी है, इनका नाम आता है। जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मेधा पाटकर जी का नाम उचित रूप से आता है और बताया जाता है कि निम्न में से इस परियोजना या इस आंदोलन के तहत उनकी भागीदारी रही थी। ठीक है, तो टिहरी बांध परियोजना में इनकी भागीदारी रही थी क्या? एनरोल परियोजना में रही थी क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन में रही थी? या दाभोल परियोजना में इनकी क्या रही थी भैया? भागीदारी। 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। मेधा पाटकर पूछा है ना, याद रखिएगा। एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ी है तो बिल्कुल आपको उचित रूप से मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एनसीईआरटी से ही बन सकते हैं और किसी दूसरी किताबों से नहीं बन सकते। चलिए देखते हैं। सी आंसर आ रहा लगभग सभी का। आरू चौधरी, धर्मेंद्र सिसोदिया, सौरभ नेगी, लादू, ये गजाई लिखा हुआ है या गजल लिखा हुआ? गजाई है, गजल। ठीक है, दुर्ग सिंह राठौड़, धर्मेंद्र सिसोदिया। सी आंसर आ रहा है सभी का, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो श्रीमती मेधा पाटकर जी किससे संबंधित है भैया? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये लीजिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। 3 नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा, ठीक है, एक सोन, एक महानदी। सोन ऐसे निकलकर गंगा में मिल जाती है, महानदी उड़ीसा में बहती है और नर्मदा आपके गुजरात की जीवन रेखा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। चलिए, इसमें भी लगभग सभी के करेक्ट आंसर आया। अगला सवाल देखिए 13वां, उड़ीसा की राजधानी। ठीक है, तो ये सवाल 2 प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से पूछा जाएगा कि उड़ीसा की इस राजधानी से पहले वाली राजधानी, यानी कि उड़ीसा की पूर्व की राजधानी कौन सी थी? पूर्व यानी कि पहले की राजधानी। ठीक है, दूसरा सवाल क्या आएगा? ये आएगा कि उड़ीसा की राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि उड़ीसा की राजधानी कौन सी है। भोपाल, भुवनेश्वर, करनाल, पटियाला। ठीक है, तो भोपाल का देखा जाए तो भोपाल तो दोस्तों आपकी किसकी राजधानी हो जाएगी? एमपी की। ठीक है, भुवनेश्वर वर्तमान में ओडिशा की। ठीक है, करनाल कहाँ पर है भैया? हरियाणा।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके हरियाणा में करनाल करनाल में स्थित है। हरियाणा ना ना हरियाणा, ठीक है। पटियाला कहाँ पर है? तो आपके पंजाब में है, ठीक है। और पटियाला से संबंधित तो क्या सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हो गए। उड़ीसा की राजधानी कौन सी? तो हमने उड़ीसा की राजधानी बता दी यहाँ पर भुवनेश्वर, परंतु मेरा सवाल क्या होगा दोस्तों कि उड़ीसा की पूर्व की राजधानी यानी कि पहले जो राजधानी थी वो कौन सी थी, ठीक है। तो पहले का समझ लीजिएगा, पहले आपकी इसकी उड़ीसा की राजधानी वो थी जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। वो आपके कौन सी थी भैया? पहले थी आपके कटक, ठीक है। कटक चावल अनुसंधान संस्था कटक में है, ठीक है। तो कटक उड़ीसा की पहले की राजधानी थी, वर्तमान में भुवनेश्वरम, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। सवाल देखिए अगला 14वां, असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ? यानी कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था, ठीक है। ये सवाल पूछा आपसे, ABCD 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्यों पूछा गया था? चोरा चोरी कांड क्यों बंद किया गया था? चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लेता। किसने ले लिया था? महात्मा गांधी जी ने ले लिया था। तो 1922 में लिया था, 1993 में लिया था, 1900 तो इनमें तो आराम आंसर निकल गया, इसमें कोई संशय नहीं। चलिए आंसर तो आपका आ ही चुका है। अब 1993-94 में तो महात्मा गांधी खुद ही नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? असहयोग, है ना। असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ? आंसर सभी का आ रहा है ए। क्या आएगा भैया? ए आंसर सभी का आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं किन लोगों ने कमेंट किया है। सौरभ नेगी, किशन सिंह, दुर्ग सिंह, लादू, धर्मेंद्र सिंह, ठीक है। ओके ओके बिल्कुल। 1869 में, ठीक है, जन्म गए, कोई समस्या नहीं। परंतु ये ऑप्शन देखिए, अब भैया गांधी जी ने वापस लिया असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1993 में गांधी जी हेता को नहीं, 94 में हेता को नहीं, 95 में हेता को नहीं, ठीक है। इस टाइम आपके हो। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल देखिए 15वां। 93, 94, 92, 13 में क्या हुआ? ये अनुसूचियाँ जोड़ी गई, ये 11वीं और 12वीं, ठीक है। अगला देखिए, वायुसेना की कमान की संख्या कितनी है? ये अच्छा सवाल है। तो वायुसेना और थल सेना और जल सेना, इन तीनों की कमानें पूछी जाती है। और कमानें कुछ इस प्रकार से पूछी जाती है कि इन कमानों का मुख्यालय कहाँ पर है। हालांकि जो इनका सभी का सर्वोच्च मुख्यालय है, तीनों कमानों का कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में। तीनों का मुख्यालय दिल्ली में है, परंतु कमान का जो मुख्यालय पूछा जाता है वो कहाँ पर है, वो आपको कमान पूछी जाती है, यानी कि ये कमान कहाँ पर है, ठीक है। ये जैसे दक्षिण पूर्वी कमान कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम कमान कहाँ पर है, उत्तरी कमान कौन सी है, दक्षिणी कमान कौन सी है, पूर्व पश्चिम में, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा है 15वां लास्ट सवाल, वायुसेना की कमान की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? देखते हैं ऑप्शन आप सभी के। 7 कमान, वेरी गुड। लाधू गजाई और सौरभ नेगी, धर्मेंद्र सिसोदिया, दुर्ग सिंह, आरू चौधरी, वेरी गुड। एक हमारे साथ में गोपाल सिंह जी भी जुड़े थे, वेरी गुड। चलिए, तो 7 कमान होगी, बिल्कुल कोई दोहराई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए ये आपके आ गया है सत्याकृत। तो तीसरा टेस्ट पेपर था, तीसरे टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। एक बार आपका रिवीजन भी हो गया है, क्योंकि आपने टेस्ट तो दिया ही होगा और उसके साथ में दोस्तों
आपने यहाँ पर भी वापस एक तरह से टेस्ट भी दे दिया और आपको आंसर की भी मिल गई, यानी कि सारा सॉल्यूशन भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, कल पुनः इसी से मैं आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।